Hello guys, this is Ramakant and a very good morning to all of you. Welcome in 24 Hour Educate. So the chapter that we are going to start today is Vital Village, Thriving Towns. So let's start this chapter. The first topic is iron tools and agriculture. आयरन और स्टील एक ऐसी चीज हो चुकी है जो हमारी ज़िंदगी में इसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते। लगभग 80% चीज़ें हमारी लाइफ की जो होती है आयरन और स्टील से बनी होती है, जिसका उपयोग हम अपनी लाइफ में करते हैं। आयरन को पाया गया था आज से करीब 3000 वर्ष पहले। इसका कुछ एविडेंस पाया गया था 2500 साल पहले पाया गया, जब लोगों की खेतों की जुताई करने को लेकर लोगों को पता चला, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला। और जो लोग जंगलों की कटाई के लिए जो चीज़ें यूज किया करते थे, आयरन टूल से लोग ज़्यादातर वीपॉन्स बनाते थे। और मेगालिथिक ब्यूरियल्स में जो हम चीज़ें पढ़े थे पिछला चैप्टर जो 4 में था, अगर आप चैप्टर 4 नहीं पढ़े तो उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा बटन में, आप देख लीजिएगा। मेगालिथिक ब्यूरियल्स से मतलब यह है कि मेगालिथिक समय में लोगों को जब दफनाया जाता था, उनकी जो ब्यूरियल्स होती थी उनके साथ बहुत सारे स्टील और लोहे के जो वीपन्स थे वे पाए गए थे एविडेंस के रूप में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, दैट इज इरिगेशन। कोई भी साम्राज्य हो उसको डेवलप होने के लिए इरिगेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी गाँव का विकास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान बहुत सारे अलग अलग तरह की टूल्स यूज़ किए जाते थे उस समय ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए। पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांटेशन करके उगाया जाता था, क्योंकि इससे उन्नत किस्म के जो बीज होते थे वे पैदा होते थे। इरिगेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजाएँ जो होते थे वे कैनाल्स बनवाते थे और कुएं, टैंक, इस तरह की आर्टिफिशियल लेक भी बनवाया करते थे ताकि इरिगेशन में सहायता हो इन्हें। एक बात और थी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को टैक्स पे करना पड़ता था, इसलिए वे ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन पर ध्यान देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते थे। फार्मर को ज़्यादा इसलिए भी फ़ायदा होता था क्योंकि जितना वे सोचते थे कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है तो उतना प्रोडक्शन भी होता था। जो राजाएं होते थे इनको इरिगेशन काम करने के लिए, सिंचाई व्यवस्था को अच्छा करने के लिए कुछ पैसे किसानों को प्रोवाइड किया करते थे, सिस्टम्स प्रोवाइड किया करते थे और एक प्लान बताया करते थे कि आपको इस तरह से कृषि करनी है। ओके, नाउ मुख्य रूप से गाँव में 3 तरह के लोग रहते थे। जो ज़मींदार रहते थे उनको वेलर बोला जाता था, और जो गाँव में एक आम ऑर्डिनरी जो किसान रहते थे यानी ऑर्डिनरी फ्लॉकमैन जो रहते थे उनको उजावर बोला जाता था। और जो वैसे लैंडलेस लेबर रहते थे या फिर स्लेब्स रहते थे, यानी जो दूसरों के खेतों में जाके काम करते थे, उनके पास अपने लिए खेत नहीं होती थी, उनको कड़ाशियार या फिर अड़मई बोला जाता था। नॉर्दर पार्ट में जो विलेज के जो हेडमैन होते हैं उनको ग्राम भोज का बोला जाता है। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे बहुत सारे स्लेब्स या बहुत सारे सर्वेंट को अपने घरों में काम करने के लिए रखते हैं। ये जो पोस्ट है इनका जनरेशन वाइज चलता है, यानी इनका पुत्र ही इसके बाद जो पोस्ट होगा इसको हायर करेगा, यानी हेरिडेटरी की सिचुएशन रहती है। हेरिडेटरी का मतलब एक तरीके से डायनेस्टी होता है, मतलब वंश, जो पोस्ट हुआ अगले बार उसका वंश ही कोई पकड़ेगा। जनरली इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, और जो राजाएं होते हैं इनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए गांव से बुलाते हैं। और ये जो है इनको एक तरीके से जज का काम करते हैं और पुलिसमैन का भी कभी कभी काम करते हैं। जब लोगों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती है गांव में तो उनको सुलझाने में ये जो हेडमैन होते हैं ग्राम भोज का, इनका ही मदद लिया जाता है। ग्राम भोज का के अलावे बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे जिनको गृहपति बोला जाता था, जिनके पास अपनी ज़मीन कुछ होते थे। ग्राम भोज का जितना ज़मीन इनके पास नहीं होता था, फिर भी इनके पास उनसे थोड़ी कम होता था, इसलिए ये इनको इंडिपेंडेंट ग्राम फार्मर्स बोला जा रहा है। ये ज़्यादातर दूसरे लोगों को काम पे नहीं लाते थे, ज़्यादातर जो खेती होती थी अपने खुद से ही कर लिया करते थे। और जो कर्मा करा होते थे इनके पास अपना लैंड नहीं होता था। ये इनके अलावे गाँव में कारपेंटर रहते थे, ब्लैक स्मिथ यानी कि जो लोहार होते हैं उनको बोला जाता है पॉटर, यानी कि जो बर्तन बनाने वाले कारपेंटर, लकड़ियों की चीज़ों बनाने वाले वेबर यानी बुनकर, ये कुछ और लोग रहते हैं गाँव में। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। इस टॉपिक में बेसिकली ये बोला जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट बहुत अलग अलग तरह की बर्तनों के रॉज पाए, सिरेमिक बर्तन पाए। सिरेमिक बर्तन मतलब चीनी मिट्टी का जो भी बर्तन होता है एक दूसरे पर ये अरेंज किया रहता था। शायद इसका यूज़ जो है टॉयलेट के रूप में किया जाता था या फिर गार्बेज डंप्स के रूप में किया जाता था। गार्बेज डंप से मतलब है कि कूड़ा कचरा रखने के लिए, और ये चीज़ें हर एक के घर में पाई जाती थी। शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे ये चीज़ें ना हो,
जहाँ तक कि आम लोगों तक भी ये चीज़ें रहती थी। शायद आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें पता नहीं चल पाई है, जैसे कि जो मिट्टी के घर बने होते हैं, जो लकड़ी के घर बने होते हैं, जो मड ब्रिक के जो घर बने होते हैं, वे ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको खोजने में ज़्यादा परेशानी हुई और उनके बारे में ज़्यादा हिस्ट्री का पता नहीं चल पाया है। शहरों के बारे में खोजने का एक और दूसरा रास्ता ये है कि एक दूसरी जगह पे जो व्यापारी जाया करते थे, वहाँ पे ठहरा करते थे, विजिट किया करते थे, तो वे उनके बारे में कुछ चीज़ें लिख करके रखा करते थे और उसको डिस्क्राइब कर दिया करते थे उन शहरों के बारे में। नाउ द टॉपिक इज सीरीज विथ मैनी फंक्शंस। हम एक शहर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, मथुरा, जो कृष्ण जी का एक जन्म स्थान है, जन्मस्थली है। आज से करीब 2500 साल पहले मथुरा शहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी, यहाँ के जो मेजर रूट्स थे ट्रैवल करने के लिए अलग अलग शहरों में, जो रूट्स थे नॉर्थ वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक एकदम फैला हुआ था, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक फैला हुआ था, इसलिए शहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ की जो ट्रेड सिस्टम थी, यानी व्यापार करने का जो सिस्टम था, ये बहुत हाई क्वालिटी का, उच्च दर्जे का था। शहर के चारों ओर फोर्टिफिकेशन किया गया था, यानी किलाबंदी किया गया था। इसके बाद जो श्रीन्स थे, यानी यहाँ के जो धर्मस्थली थी, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उस दौरान। ये जो शहर है कुषाणों का राजधानी भी आज से करीब 2000 पहले हुआ करता था। कुषाण लोग के बारे में हम आगे चैप्टर 9 में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मथुरा जो है, इस मथुरा धर्मों का गढ़ हुआ करता था, जैसे बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, इन लोगों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस मथुरा रहा है उस दौरान में। और कृष्णा जी का तो स्थली है, ये सबको जानते हैं आप लोग। तो चलिए हम एक नया शहर भरोच के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिसको ग्रीक में वेरिगासा बोला जाता था। भरोच एक गल्फ सिटी था, यानी समुद्र के किनारे का शहर था, जहां समुद्र से ही ज़्यादातर ट्रेड हुआ करता था। जो शिप्स हुआ करते थे वे स्किलफुल और एक्सपीरियंस जो फिशरमैन होते थे उनके द्वारा हैंडल किए जाते थे, जो कि एम्प्लॉयड किए जाते थे राजाओं के द्वारा। एम्प्लॉयड करना मतलब कि उनको काम पे रखना। जो इस शहर में सामान इंपोर्ट किया जाता था, यहाँ वाइन रहता था, कॉपर, टीन, लेड, कोरल, टोपेज, कपड़े, गोल्ड, सिल्वर कॉइन, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती थी इस शहर में। जो एक्सपोर्ट किया जाता था, जो हिमालयाज आइवरी था, आइवरी मीन्स हाथी के जात होते हैं, एगेट और कार्नेलियन एक तरीके का पत्थर होता है, कॉटन हो गए, कपड़े, सिल्क हो गए, एंड परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें इस शहर से एक्सपोर्ट की जाती थी। कुछ सोशल गिफ्ट होता था, जो अलग अलग जगह पे से जो व्यापारी आते थे वे राजा को गिफ्ट किया करते थे, जैसे कुछ वेसल्स ऑफ सिल्वर हो गए, वैसे लड़के जो अच्छे गाने गाते हैं उनको ब्यूटीफुल वोमेन, ये सारी चीज़ें, वाइन्स हो गई, तो कुछ अच्छे कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें वे गिफ्ट किया करते थे किंग को। नाउ द टॉपिक इज क्वाइंस। हजारों सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया है कि जो उस समय के जो लगभग 500 साल पहले जो भी कॉइन्स हुआ करते थे, उस समय पंच्ड मार्क कॉइन्स हुआ करते थे, इनका मार्केट में ज़्यादा प्रचलन था। आप जो मैप में देख रहे हैं इस तरह के कॉइन, पंच्ड मार्क कॉइन्स क्या है तो इसके बारे में कुछ जानते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइन हुआ करता था, या फिर स्क्वायर ना होकर के ये सर्कुलर भी हो सकता है, जैसे देख रहे हैं आप। इस पे एक पंच किया जाता था, इस पे कुछ लिखे नहीं होते थे, इस पे पंच किया जाता और कुछ मैपिंग होती थी उसमें, या तो राजा का कुछ चीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन होता था बस उसका मैप किया जाता था। ये बहुत दिन तक जो इस पर सिंबल रहता था और बहुत दिन तक चलता था, जल्दी डाई नहीं होता था। स्टैंप करना मतलब समझते होंगे, जो हम लोग चेफा लगाते हैं उसी तरह से इस पे कुछ चीज़ों से स्टैंप कर दिया जाता है, जिसको पंच्ड बोला जाता है। ओके, ना एक छोटा सा पोएम है, अदर मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ये संगमों के द्वारा कलेक्शन किया गया था। संगम के बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, अगर आपको पता नहीं तो आप पिछले चैप्टर देख सकते हैं। बेसिकली इस पोएम के द्वारा बताया जा रहा है ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाते थे अपने अपने चीज़ों को लेकर के, और एक सामान के बदले दूसरा सामान से बदला करते थे, यानी एक्सचेंज किया करते थे। जैसे बोला जा रहा है कि बहुत स्थानों पे एक स्थान से पैडी ले जाया जा रहा है और दूसरे स्थान पे जाके साल्ट से उसको बदल दिया जा रहा है। रात भर रोड्स जो कार्ट्स होते थे, यानी बैलगाड़ियाँ होते थे, वे जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे चेंज करते थे पूरे परिवार के साथ लोग। और जो साल्ट के जो मर्चेंट्स, यानी नमक के जो व्यापारी होते थे, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पे चले जाते थे। क्यों? तो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए। साल्ट जो था कैसे प्रोड्यूस किया जाता था, तो प्लेनफुली अलोंग द सी कोस्ट, यानी समुद्र तट से साल्ट को निकाला जाता है। नाउ द टॉपिक इज क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन्स।
क्राफ्ट इसको बोलते हैं जो लोग मैन्युफैक्चरर करते हैं सामानों को, जो लोग सामान नए नए तरह के बनाते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरर यानी क्राफ्ट पर्सन्स बोलते हैं। जो लोग नए नए तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे बुनकर हो गए, जैसे कपड़े बनाने वाले हो गए, जैसे पॉटरी बनाने वाले लोग हो गए, ये सारी चीज़ों को हम क्राफ्ट बोलेंगे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये एक तरीके का बर्तन है जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मिट्टी को नकाश करके और बनाया जाता है। बहुत हाई टेम्परेचर पर इसको पकाने के बाद, इसमें थोड़ी पेंटिंग करने के बाद, ब्लैकनिंग करने के बाद ये बहुत ज़्यादा चमकता है, यानी चमकीला होता है। मिरर लाइक साइन, यानी दर्पण के जैसा चमकता है। ओके, नाउ जो क्राफ्ट पर्सन्स लोग थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिनमें कि इन्होंने कुछ शहर पाए, जैसे वाराणसी और मदुरई। ये दो शहर जो था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामानों का। सबसे ज़्यादा जो सामान होते थे यहीं से मैन्युफैक्चर होते थे उस समय। और दोनों लोग, मैन और वोमेन, सबसे ज़्यादा यहाँ काम किया करते थे एज अ क्राफ्ट। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और बहुत सारे व्यापारियों ने मिल करके एक एसोसिएशन यानी ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया शेरिन्स। अब ये शेरिन्स लोग क्या करते थे, ये यानी क्राफ्ट पर्सन और ये जो मर्चेंट, इनका जो ग्रुप था, एसोसिएशन था, ये लोगों को ट्रेनिंग दिया करती थी कि आपको रॉ मटेरियल से चीज़ें कैसे बनानी है। और उनको ये लोग बांटते थे कि आप ये रॉ मटेरियल लीजिए, आप इसका प्रोडक्ट तैयार करके यानी चीज़ें बना करके हमें वापस कीजिए, और उसके ये पैसे दिया करते थे। इसके बाद जो सेरेंस हुआ करते थे, ये बैंकों के रूप में भी काम किया करते थे, यानी लोगों को बैंक यानी कि कुछ पैसे उधार देना, कुछ पैसे जमा करना, कुछ रेट पे दिया जाता होगा, कुछ उस पे कुछ पैसे लगाए जाते होंगे, इस तरह की चीज़ें की जाती थी। नाउ द टॉपिक इज रूल्स फॉर स्पाइनिंग एंड वेविंग, यानी बुनकरों के काम करने के सिस्टम क्या थे। बुनकर से मतलब जो लोग कपड़े तैयार किया करते हैं, उनके लिए काम करने के लिए एक स्पेशल वर्कशॉप यानी जगह होता था जहाँ वे काम किया करते थे। उनके लिए एक ऑफिशियल होता था, एक ऑफिशियल के अंडर में वे काम किया करते थे। काम करने वाले बहुत अलग अलग तरह के लोग होते थे। जैसे हो गया कि कुछ नन एबल्ड लोग, यानी जो विकलांग हैं, वे लोग काम करते थे। ये वोमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग, जो लोग रिटायर्ड हो जाते थे किंग के पास काम करके, वैसी औरतें भी काम करते थे। यानी ज़्यादातर ऐसे काम औरतें किया करते थे। वैसे औरतें काम करते थे जो लोग टेम्पल्स में सर्विस दे करके रिटायर हो गए थे, यानी जो मंदिरों में पुजारी के रूप में भी जो लोग काम करके रिटायर्ड हो गए थे। वे लोग इसलिए रखे जाते थे क्योंकि उनको ऊन, जैसे बार्क, छाल हो गया, कॉटन हो गए, फ्लैक्स हो गया, ये सारी चीज़ों को बुनना होता था। यानी ये सारी चीज़ें कपड़े तैयार करने के सिस्टम थे। अब उनके जो काम करने के दौरान उनको अगर अच्छा क्वालिटी का काम कर रहे हैं तो उनको पेड किया जाता था, अच्छे पैसे दिए जाते थे उन्हें। वैश्य औरतें जो घर में छोड़ने के लिए अलाउ नहीं होते थे, उनको घर में ही रॉ मटेरियल ला करके दे दिया जाता था और वे घर में ही अपना काम पूरा करते थे। इसके बाद वैश्य लोग जो काम करने से कतराते थे उनको दंडित भी दिया जाता था। काम करने के दौरान टॉकिंग करना यानी उसको पनिशेबल था। आप काम करने के दौरान इधर उधर टॉकिंग नहीं कर सकते हैं। ये भी कुछ सिस्टम थी उस दौरान। अ वोमन डज नॉट कंप्लीट हर वर्क, शी विल हैव टू पे अ फाइन। यदि कोई औरत अपना जो काम पूरा नहीं करती है तो उसको फाइन के रूप में कुछ चीजें देना पड़ता था, या फिर उसका जो पैसा होता था, फी होता था, उसको कट कर दिया जाता था। नाव भड़ोच के जैसा ही एक एर्कमेडू सिटी था जो पुडुचेरी के आसपास था। ये जो शहर था ये कोस्टल सेटलमेंट, यानी ये भी एक समुद्री शहर था, समुद्र तट के किनारे बसा हुआ था। यहाँ पे सामान जो थे, गुड्स जो थे, उसको अनलोडेड किया जाता था दूर दूर से जो आते थे। यहाँ पे वेयर हाउस यानी सामान रखने की, यानी बड़ी बड़ी गोदाम हुआ करता था यहाँ पे, जहाँ पे सामान को उतार करके रखा जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे पाई जाएगी है, यहाँ पे खोजी गई है। जैसे पोट्री हो गया, जैसे कुछ बर्तन हो गए जो कि मेडिटेरियन रीजन के थे। एमोसोफोर हो गए, एक अलग तरह का जार होता है जो डबल हैंडेड होता है, यानी दो हाथ से पकड़ने वाला। इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता था जिसमें या तो ऑयल हो सकता है या फिर शराब हो सकता है। ये चीज़ें पाई गई।
एक स्टैम्प रेज्ड ग्लेज्ड पॉटरी पाई गई, मतलब एक अलग तरह का बर्तन जो लाल लाल कलर का और चमकीला हुआ करता था, जिसको एरस्टाइन वेयर बोला जाता था। ये नाम इटलियों के द्वारा दिया गया था बेसिकली। और वहाँ पे कुछ मोल्ड पाया गया, जैसे कि एक क्ले मोल्ड का मतलब स्टैम्प करने वाली कुछ चीज़ें हैं। और रोमन डिजाइन्स वहाँ पे पाए गए, रोमन लैम्प्स पाए गए, कुछ ग्लासवेयर यानी ग्लास से बनी हुई चीज़ें पाई गई। नाउ हम एक और सिटी को जानने का प्रयास करेंगे, रोम, जो कि एक यूरोपियन सिटी है। रोम जो है नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, ये चारों तरफ इसकी कैपिटल फैला हुआ था। रोम उसी समय डेवलप हुआ था जब गंगा वैली के किनारे जो भी शहर थे ये फैलना शुरू हुए थे। एक यहाँ के रूलर थे ऑगस्टस, आज से लगभग 2000 साल पहले इन्होंने यहाँ से रूल किया। ये बोलते हैं कि रोम को मैंने ईंट से बना हुआ सिटी के रूप में पाया और मैंने इसको मार्बल से बना हुआ सिटी में बदल दिया। उन्होंने और अलग अलग तरह की वहाँ टेम्पल्स और प्लेसेस बनवाए और उसके लिए वहाँ में एक बड़ा सा एम्फी थिएटर बनवाए जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ करके और अलग अलग चीज़ें, गेम्स या फिर बहुत सारी अलग अलग तरह की शोज़ देख सकते थे। एम्फी थिएटर का मतलब होता है एक बहुत बड़ा सा फील्ड, एक बहुत बड़ा सा एक तरीके से रंगभूमि बोला जाए, जहाँ पे बैठ कर के लोग शोज़ और अलग अलग तरह की गेम्स, स्टेडियम टाइप सा होता है, उसको देखा करते हैं। और उनको नहाने की व्यवस्थाएं हर अलग अलग तरह की, उनको पीने के लिए पानी, ये सारी चीज़ों की सप्लाई वाटर, ये सारी व्यवस्थाएं उस समय उपलब्ध कराई गई थी। टॉयलेट्स थे, फाउंटेन टॉयलेट्स थे, बाथ से लोगों के लिए, तो एक तरीके से डेवलप था कम्प्लीटली। सो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।